हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या हो सकता है कि किसी शव के अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में न लकड़ी उपलब्ध है और न ही उसे दफनाने के लिए जमीन। अंत में शव को गंगा या करीब की किसी भी नदी में या तो प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर नदी के किनारे मिट्टी के नीचे पार्थिव देह को दबा दिया जाता है। शवों के साथ ऐसी दुर्गति शायद पहले कभी हुई नहीं होगी। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, यहाँ तक कि महाभारत का भी युद्ध इसी भारत भूमि में हुआ, लेकिन किसी भी पार्थिव शरीर के साथ ऐसे व्यवहार का कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता। किसी शव का इतना घिनौना अपमान कभी नहीं हुआ होगा। दुश्मन ने भी कभी ऐसा करने के बारे में शायद सोचा नहीं होगा। पैराग्राफ। भारत चीन युद्ध में सैकड़ों सैनिक शहीद हुए। भारत पाकिस्तान के बंटवारे और युद्ध में भी यही हुआ, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा लोमहर्षक दृश्य नज़र से नहीं गुजरा जहां इंसान के शव को चील, कौवे, कुत्ते और अन्य जीव नोच खसोट रहे हों। लेकिन आज चाहे मोक्षदायिनी गंगा हो या कोई अन्य नदी, ऐसा हृदय विदारक दृश्य बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। हर किसी का मन आत्मा सरकारी बद इंतजामी पर क्षोभ से कराह उठेगा। आपका दिलो दिमाग सरकारी तंत्र की अदूरदर्शिता और निकम्मेपन को लेकर क्रोध से भर उठेगा। मुट्ठियाँ आवेश से भींच जाएंगी, लेकिन अफसोस आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, महज मन महसूस कर रह जाने के। पैराग्राफ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों के पास उसके परिजन मौजूद नहीं होते हैं। किसी वजह से अगर मौजूद होते भी हैं तो उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति प्रायः नहीं होती अथवा डर से संस्कार स्थल पर नहीं जाते या परिजन किसी को जाने नहीं देते, इसलिए कि साथ जाने वाला भी इस महामारी की चपेट में न आ जाए। लिहाजा स्वास्थ्य कर्मी और एम्बुलेंस वाले जहां तहां शव को फेंक कर अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। पैराग्राफ। पता नहीं इस हमारे देश को किन दुष्ट आत्माओं की नज़र लग गई है। आज जिस ओर देखेंगे हर जगह किसी न किसी प्रकार की कमी ही दिखाई देगी, लेकिन अगर इस पर आप कुछ करने के लिए सोचेंगे तो उल्टा माहौल बनाकर आपको ही मुजरिम करार दिया जाएगा। 1974-75 में ऐसा ही तो हुआ था, लेकिन उस समय स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जीवित थे, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म और सितम को भी झेला था। उन्होंने जननायक की भूमिका का निर्वाह करते हुए क्रांति का बिगुल फूंककर समाज को जगाया और उस काल की तत्कालीन
सरकार का बैंड बजा दिया। देश उस बेलगाम सरकार को काबू करने में सफल रही, लेकिन वह दौर अलग था। उस समय हमारे साथ या पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे जनता पर अपनी बातों का प्रभाव छोड़ने वाले महान जननायक थे। पैराग्राफ। आज हम नेता विहीन हैं। नेता के नाम पर स्वार्थी, धृष्ट, सत्तालोलुप, खुद्दारधारी ही दिखते हैं, जिनसे जनता की अगुवाई करने की उम्मीद थी। उनके विरुद्ध घटिया मार्केटिंग करके उनकी छवि को निहायत मूर्ख और लल्लू बनाकर उन्हें जनता की नज़र में गिराकर सब कुछ से बेगाना बना दिया। हमारे प्रधानमंत्री कई उदाहरणों के साथ बताते हैं कि जो 7 दशक में नहीं हुआ, उनकी सरकार ने 7 वर्षों में करके दिखला दिया। प्रधानमंत्री मन की बात में दिल का उद्गार बयां कर रहे थे। यह अलग बात है कि उनकी बातों को समझने के लिए देश के अर्थशास्त्रियों को भी अपने दिमाग के सारे तंतुओं को खोल देने पड़ते हैं। ज्ञान के सभी घोड़े दौड़ा देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ कोई रिजल्ट नहीं आता है। देश ने तो प्रगति की है, लेकिन तब जब उसकी जड़ों को 70 वर्षों तक सींचा गया। क्या आज के हमारे तथाकथित राजनीतिज्ञ भारतीय इतिहास को नहीं पढ़ते कि बंटवारे के समय भारत का स्वरूप क्या था, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। पैराग्राफ। अब आइए आज देश की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। पिछले 6 माह से किसान अपने ऊपर थोपे गए 3 तथाकथित काले कृषि कानूनों को खत्म कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से लगभग 1 दर्जन बार बातचीत हुई, लेकिन सुफल कुछ भी नहीं निकला। इसी असमंजस का सामना करते हुए लगभग 400 किसान अपनी यह लीला समाप्त कर संसार से विदा हो गए। इसका जरा सा भी असर किसान परिवार को छोड़कर सरकार पर पड़ा हो, ऐसा कभी भी दिखा नहीं। पैराग्राफ। किसानों की मांग को सरकार को मानना यदि उपयुक्त नहीं है, तो फिर इन किसानों को समझाना भी सरकार का ही काम है, लेकिन उन्हें आतंकी, पाकिस्तानी, चाइनीज कहकर समाज में उनके प्रति गलत धारणा विकसित कर देना कहाँ तक उचित है। समाप्त।